नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अचीवर्स एकेडमी में। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या है व इतिहास होने के लिए किन किन साक्ष्यों की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्रोतों के आधार पर इतिहास का काल विभाजन कैसे किया जाता है। स्रोतों के आधार पर इतिहास का काल विभाजन। स्रोतों के आधार पर इतिहास का काल विभाजन। स्रोतों के आधार पर इतिहास का अगर हम लोग विभाजन करते हैं तो हम लोग इतिहास का विभाजन मुख्यतः 3 भागों में करते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। पहला देखा हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, दूसरा देखा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा देखा ऐतिहासिक काल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इतिहास होने के लिए किसी भी घटना को 2 साक्ष्यों का होना ज़रूरी होता है। साक्ष्यों के रूप में जैसा कि हमने बताया था कि आप लोगों को कि पहला साक्ष्य है पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरा साक्ष्य है साहित्यिक साक्ष्य। अब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि इतिहास का जो काल विभाजन है उसके लिए 2 शर्तों का होना ज़रूरी है, जिसमें कि पहली शर्त है कि जो हमने दोनों साक्ष्य बताए थे अर्थात पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य, वो दोनों साक्ष्यों का होना ज़रूरी है इतिहास में। अर्थात दोनों प्रकार के साक्ष्य या स्रोत मिलने चाहिए। और दूसरी जो शर्त है, दोनों साक्ष्य अर्थात साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, दोनों साक्ष्य आपस में परिचित होने चाहिए, अर्थात आपस में एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। कहने का अर्थ है जो साक्ष्य पुरातात्विक में मिला है वैसा ही साहित्यिक साक्ष्यों में लिखा होना ज़रूरी है, और जो साहित्यिक साक्ष्यों में लिखा हुआ है वैसे ही साक्ष्य पुरातात्विक साक्ष्यों में मिलना ज़रूरी है। तभी दोनों कंडीशंस आपकी पूरी होंगी इतिहास होने के लिए। प्रागैतिहासिक काल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ से साहित्यिक साक्ष्य हम लोगों को नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे प्रागैतिक काल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं यहाँ पर तो दोनों स्रोत अर्थात साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक तो उपलब्ध हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों को अभी तक अर्थात यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। आद्य ऐतिहासिक काल में देखें तो इसमें मुख्य रूप से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन व वैदिक कालीन संस्कृति आती है। वैदिक संस्कृति। और ऐतिहासिक काल में देखें तो यहाँ पर दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं, और दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध होने के साथ साथ यहाँ की लिपि को पढ़ा भी जा चुका है और
यहाँ पर जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं दोनों एक दूसरे से परिचित भी हैं। इस प्रकार हमने देखा कि स्रोतों के आधार पर इतिहास का काल विभाजन। अब हम आगे पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम शुरुआत करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम मुख्य रूप से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का परिचय देखेंगे या भूमिका देखेंगे, उसके बाद स्रोतों के रूप में जानकारी लेंगे। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता, इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से पहले परिचय देखेंगे या भूमिका, उसके बाद हम लोग मुख्य रूप से स्रोतों के रूप में जानेंगे अर्थात किन किन स्रोतों से हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम खोज का इतिहास देखेंगे, खोज का इतिहास अर्थात हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार हुई। उसके बाद हम नामकरण देखेंगे अर्थात हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता या मेलुहा सभ्यता इत्यादि इत्यादि किस प्रकार पढ़ा। इसके बाद हम देखेंगे विस्तार के बारे में। इसके बाद देखेंगे उद्भव संबंधी अर्थात हड़प्पा सभ्यता उद्भव संबंधी विभिन्न मत, उद्भव संबंधी विभिन्न मत। इसके बाद हम लोग शहरी प्रकृति के बारे में देखेंगे या कहें कि नगर निर्माण योजना के बारे में, नगर निर्माण योजना के बारे में देखेंगे। इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था, धर्म, कला व इसके पतन के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के परिचय से। आज से लगभग 4500 साल पहले भारतीय महाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता विद्यमान थी जो अपने आप में अन्य सभ्यताओं के हर क्षेत्र में आगे थी। कहने का अर्थ यह है कि हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन अन्य सभ्यताओं में से अग्रणी थी, वह चाहे वह क्षेत्रफल के रूप में रही हो या विकास के रूप में। हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन अन्य सभ्यताओं, यहाँ पे समकालीन का अर्थ है कि उस समय अर्थात हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में इसका उद्भव हुआ था। ये दजला फरात, इराक में दजला फरात नदी के किनारे इसका उद्भव हुआ था। अगर मिस्र की सभ्यता देखें तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मिस्र में नील नदी के किनारे इसका उद्भव हुआ था। और चीनी सभ्यता को देखें, तो चीनी सभ्यता का उद्भव हुआंगो नदी के चीन में हुआंगो नदी के किनारे हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं अर्थात मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता के
अगर हम तुलना करते हैं तो इन सभी सभ्यताओं में से हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल और विकास के क्रम में ये अग्रणी थी। इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय। अब हम आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है। स्रोतों की बात करें तो स्रोत मुख्यतः, जैसा कि हमने बताया कि स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक साक्ष्य खुदाई से प्राप्त होते हैं और ये सामान्यतः अनुमान पर आधारित होते हैं और मेजॉरिटी के आधार पर इनको प्रामाणिकता दे दी जाती है। ताकि यहाँ तक अगर साहित्यिक स्रोत देखें तो यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। लिपि जो है यहाँ की अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी अभी तक मिलती है वो हम लोग पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही निर्भर रहते हैं। अगर लिपि की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि भावचित्रात्मक है। लिपि कैसी है? भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक ये बनावट के आधार पे बता रहे हैं। बनावट के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, अर्थात कहीं कहीं पर इसमें लिखा भी है और कहीं कहीं पर भी चित्र बने हैं। जैसा कि अगर चित्रों में देखें कि मछली की आकृति भी बनी हुई है और उल्टे यू आकार की आकृति बहुतायक रूप में मिली है। अगर हम लोग लिखावट के आधार पर देखें तो लिखावट के आधार पर इसे गोमुद्रिका के नाम से जाना जाता है। गोमुद्रिका के नाम से जाना जाता है और यह लिपि राइट टू लेफ्ट व लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। गोमुद्रिका लिपि जो है राइट टू लेफ्ट देन लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। तो अभी तक हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय में हमने बताया कि आज से लगभग 4500 साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप में एक ऐसी सभ्यता विद्यमान थी जो अपने समय में अन्य सभ्यताओं के विकास क्रम में देखें या क्षेत्रफल के क्रम में देखें तो अन्य सभ्यताओं की तुलना में ज़्यादा थी। अन्य सभ्यताओं का यहाँ पर तात्पर्य मेसोपोटामिया की सभ्यता रही हो या चीन में चीनी सभ्यता या मिस्र में मिस्र की सभ्यता। अब हम लोग देखते हैं कि खोज का इतिहास, हड़प्पा सभ्यता में खोज का इतिहास। हड़प्पा सभ्यता खोज का इतिहास। खोज का इतिहास। खोज के इतिहास में हम देखें तो 1826 में एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम चार्ल्स मेसन था। चार्ल्स मेसन यह व्यक्ति राजा रणजीत सिंह के दरबार में जा रहा था। राजा रणजीत सिंह का दरबार जो है या साम्राज्य जो है पंजाब में था। यह व्यक्ति राजा रणजीत सिंह के दरबार में जा रहा था। तो जाते समय जब
अंधेरा हो गया या रात हो गई तो यह व्यक्ति लाहौर के पास रावी नदी के किनारे अपना कैंप लगाया। रावी नदी के किनारे अपना कैंप लगाया और यह व्यक्ति रात में रावी नदी के किनारे देखें तो टहल रहा था। तो टहलते समय ही इस व्यक्ति को कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हाथ लगी जिससे इसने अंदाज़ लगाया कि ये चीज़ें अर्थात जो वस्तुएं इससे प्राप्त हुई थी उसको देख के इसने अंदाज़ लगाया कि ये चीज़ें जो है बहुत पुरानी हैं और कहीं न कहीं यहाँ पे कोई सभ्यता अवश्य रही होगी। उसने ऐसा अनुमान लगाया। तो इस प्रकार इसने इसके आगे कुछ मतलब विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद 1861 में कनिंघम 1861 में कनिंघम, ये भी एक अंग्रेज व्यक्ति था, पुरातत्व विभाग के ये भी जानकार थे और इन्होंने चार्ल्स मैसन की इन्हें डायरी प्राप्त हुई थी। तो चार्ल्स मैसन ने ये घटनाएं अपनी डायरी में अंकित की थी। हालांकि कनिंघम ने भी जो है इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है और उसके डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल को बनाया जाता है। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही दयाराम साहनी को वहाँ पर खुदाई के लिए नियुक्त किया जाता है। अर्थात दयाराम साहनी की देखरेख में वहाँ पर खुदाई की जाती है और उस स्थान पे हड़प्पा नामक स्थल निकल कर आता है। हड़प्पा नामक स्थल निकल कर आता है। ये घटना जो है 1921 की है। और इसके बाद अर्थात एक साल बाद ही 1922 में हम देखते हैं कि रखालदास बनर्जी 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहन जोदड़ो खुदाई से निकलकर आता है। इस प्रकार इसके बाद अन्य स्थान जैसे कि लोथल हुआ, भोगवा हुआ, कालीबंगा हुआ भी स्थान एक के बाद उत्खनन में निकलते हैं। और अगर आज वर्तमान की बात हम करें तो आज वर्तमान में लगभग 4600 स्थलों की खोज की जा चुकी है। 4600 स्थलों की खोज की जा चुकी है और इनमें से लगभग 1028 स्थल हड़प्पा सभ्यता के परिपक्व अवस्था के हैं। अर्थात 4600 स्थलों में से 1028 स्थल परिपक्व अवस्था के हैं।
परिपक्व अवस्था के हैं। इस प्रकार हमने अभी तक देखा कि हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता का परिचय, और उसके बाद हमने स्रोतों के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हमने खोज का इतिहास देखा। खोज के इतिहास को हम पुनः 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं कि हमने बताया कि 1826 के आसपास चार्ल्स मेसन नामक एक व्यक्ति था जो राजा रणजीत सिंह के दरबार में जा रहा था, और उसने चूँकि रात हो गई थी तो उसने रावी नदी के किनारे अपना कैंप लगाया था। और रात में वो रावी नदी के किनारे जब टहल रहा था तो उसे कुछ पुरानी चीज़ें प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उसने अनुमान लगाया कि कहीं न कहीं यहाँ पे कोई पुरानी सभ्यता जरूर विद्यमान रही हुई होगी। इसी तरह इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहें तो इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम को इसकी एक डायरी प्राप्त हुई, जिसमें कि चार्ल्स मेसन ने अपनी घटनाओं का जिक्र किया हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लगभग 100 साल हो गए थे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई जो प्रारंभ हुई थी 1921 में, तो लमसम 100 साल हो गए थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता निकलकर सामने आता है। 1902 में देखते हैं तो लॉर्ड कर्जन के समय पुरातात्विक विभाग की भारत में स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष हमने बताया कि जॉन मार्शल थे, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और उसके बाद अखालदास बनर्जी ने क्रमशः हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। और इस प्रकार हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो है कि सभ्यता सामने प्रकट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका नामकरण। अब हम आते हैं नामकरण, किस प्रकार इसका नामकरण हुआ। अगर नामकरण की बात करें तो सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई हुई थी और हड़प्पा नामक सभ्यता सामने आई थी। स्थल आया सामने, खुदाई से सामने आया था, तो लोगों ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया था। और जैसा कि हमने बताया कि आज तक अर्थात वर्तमान तक लगभग 4600 स्थलों की खोज की जा चुकी है। क्योंकि जितने भी अभी तक स्थल खोजे गए हैं उनमें से अधिकांशतः नदियों के किनारे ही उनकी अवस्थिति है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता ले लें या मोहनजोदड़ो ले लें या लोथल ले लें या भोगवा, कोई भी हम स्थल ले लें, उनकी स्थिति को अगर देखते हैं तो उनकी स्थिति ज़्यादातर नदियों के किनारे ही हम लोग पाते हैं। तो अगर हम नामकरण की बात करें तो इस सभ्यता का पहला नामकरण पहले हड़प्पा सभ्यता रखा गया, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद क्योंकि अधिकतर स्थल सिंधु नदी के किनारे मिल रहे थे तो उसका नाम फिर सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंधु नदी के, अगर हम मैप में देखें तो भारत का मैप कुछ इस प्रकार है। यहाँ से सिंधु नदी प्रवाहित होती है और यहीं पे विभिन्न स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंधु नदी के पैरेलल एक सरस्वती नदी का भी प्रवाहित होती थी, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है। और उसके बाद देखते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे भी बहुत सारे स्थलों की प्राप्त हुए हैं। तो इसके बाद फिर लोगों ने इसका नामकरण सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना प्रारंभ कर दिया, सिंधु सरस्वती सभ्यता।
अगर इसी तरह हम और आगे बढ़ें तो इसके और नाम हमें जानने को मिलते हैं, जैसे कि मिलुआ सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, मिलुआ सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ा जा चुका है। वहाँ पे मेसोपोटामिया की लिपि पढ़ा जा चुका है क्योंकि मेसोपोटामिया की लिपि को पढ़ के वहाँ पे जो लिखा है, लोगों ने बताया कि वहाँ पे कुछ लाइनें प्राप्त हुई जिसमें से लिखा है कि मिलुआ के जहाज़ यहाँ पे आके लंगर डालते हैं। अर्थात कहने का मतलब है हड़प्पा सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता में आपस में व्यापार होता रहा है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मिलुआ सभ्यता का नाम किस प्रकार पड़ा। कांस्य युगीन सभ्यता मतलब यहाँ पर कॉपर का और टिन का प्रयोग होने लगा था, अगर प्रयोग होता था और विभिन्न प्रकार के यंत्रों को बनाया जाता था। तो इस प्रकार कांस्य युगीन सभ्यता भी इसका नाम पड़ा। अगर हम नामकरण के ऊपर देखें, अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन जो बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन दो टाइप का बनता है। पहला बनता है कि सबसे उपयुक्त अर्थात मोस्ट सूटेबल नाम क्या होगा। तो वहाँ पे आप लोगों को सबसे उपयुक्त नाम पूछे तो वहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता। अगर सबसे प्रसिद्ध नाम पूछे, सबसे प्रसिद्ध नाम, तो आप लोगों का आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत परिचय देखा। परिचय में हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन अन्य सभ्यताओं में से सबसे ज़्यादा विकास और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे आगे अग्रणी थी। उसके बाद हमने स्रोतों के बारे में बताया कि हड़प्पा सभ्यता से पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही हम यहाँ के लोगों के धर्म के बारे में, राजनीति के बारे में अनुमान ही लगा सकते, क्योंकि यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसके बाद हमने देखा खोज के इतिहास में हमने आपको एक कहानी बताई। उसके बाद हमने नामकरण के बारे में बताया कि हड़प्पा नामक स्थल पर ही सबसे पहले खुदाई प्रारंभ हुई और वहाँ से हड़प्पा नामक स्थल खुदाई से प्राप्त हुआ, तो इसीलिए इसका नाम सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उसके बाद अन्य स्थलों की खुदाई हुई और ज़्यादातर जो स्थल खुदाई से प्राप्त हुए थे वो नदियों के किनारे ही हुए थे, इसलिए अब हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया था। उसके बाद देखें कि उसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता भी पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि अन्य नामों में से इसे मिलुआ सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है व कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।